हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बायर्स और सेलर्स बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम स्टॉक, बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमारी इकोनॉमी में जो है सेविंग को प्रमोट करती है कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओगे तब जाकर के आप इन्वेस्ट करोगे, और पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे, एक तरीके से आपको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का चांस मिलेगा। ऑल्सो जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो आपके लिए फंड्स इकट्ठा करने की एक बहुत अच्छी जगह होती है, एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, या फिर वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस भी ऑब्वियसली बात है हाई होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, और अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइसेस कम होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि यह इसका काम क्या होता है, रेज करना, कैपिटल रेज करना। ठीक है, साथ ही साथ ये रिस्क को ट्रांसफर करता है और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट भी करता है। इंटरनेशनल ट्रेड मींस बिजनेस जो होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है। इट इज अ मार्केट वेयर एसेट्स आर क्रिएटेड और ट्रांसफर्ड। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर एसेट्स क्रिएट भी होते हैं और दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी होती है। अब क्रिएट कैसे होती है? अगर कोई भी फर्म नए आईपीओ या फिर नए स्टॉक इशू करती है तो एक तरीके से वो एसेट क्रिएशन के अंडर ही आता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके की होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके की होती है। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। लेकिन जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पर कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम सिक्योरिटीज जो कि कंपनी ने इशू करी हैं उनको खरीदते बेचते हैं, और ये लॉन्ग टर्म फंड रेज करने में हेल्प करती है कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए। अगर किसी भी कंपनी और गवर्नमेंट को लंबे समय के लिए काफी ज्यादा मात्रा में फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू जो है उन फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो मार्केट होती है इसमें एक साल से ज्यादा के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, मोर देन अ ईयर। जो कैपिटल मार्केट होती है, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें दो मार्केट्स होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स हैं वो पहली बार नए तरीके से इशू किए जाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होती है वहां पर हमारे बॉन्ड, स्टॉक, सिक्योरिटीज जो है ऑलरेडी एक बार खरीदी बेची जा चुकी हैं, अब दोबारा उनको खरीदा बेचा जा रहा है। इट्स लाइक सेलिंग अवर ओल्ड बुक्स। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी किताबों को बेच देते हैं दोबारा से, तो ये इसी तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या होती है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है। ये जो सिक्योरिटीज होती है यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले नए तरीके से जनरल पब्लिक को ऑफर की जाती है। ठीक है, इस मार्केट को हम लॉन्ग टर्म डेट मार्केट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फंड्स हैं वो मार्केट में लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल के फॉर्म में इशू किए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एक साल से ज्यादा, फिर चाहे वो एक साल 2 महीने ही क्यों ना हो, या फिर वो चाहे तो 9 साल 10 साल ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये एक्ट ऑफ सेलिंग है, और ये जो खरीदने बेचने का जो तरीका है ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होता है, और इस प्रोसेस में एक पूरा सिंडिकेट होता है डीलर्स का, सिक्योरिटी के डीलर्स का, ब्रोकर्स का। और ये डीलर्स जो है फ्री में तो काम करते नहीं है, ये डीलर्स कमीशन चार्ज करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, और वो जो कमीशन होता है वो हमारे सिक्योरिटी के प्राइस में इंक्लूड होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम प्राइमरी मार्केट है और बायर भी जो है न्यू सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है, तो वो डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर सकता है बिना किसी इंटरमीडिएरी के लिए। इस पर्पस के लिए इन्वेस्टर क्या करते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट कंपनी को भिजवा देते हैं। जैसे ही कंपनी को पैसा मिल जाता है, कंपनी जो है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवा देती है। जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स होते हैं, वो कोई चीज तो है नहीं जो उसके घर डिलीवर हो जाएगा। तो एक तरीके से वो पेपर पे लिख दिया जाता है कि हाँ भाई, हमारी कंपनी के जो है इतने शेयर्स आपको अलॉट कर दिए गए हैं, अब आप जो है ये आपके हो गए, जब भी आप इसे चाहे बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ। सिक्योरिटीज जो होते हैं प्राइमरी मार्केट में फंड्स प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है, मेनली कंपनीज को फंड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी इश्यू होता है कंपनीज का, उनका काम क्या होता है, कंपनीज मेनली फंड्स क्यों लेती हैं, या तो नई कंपनीज लेती हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में जो नई बिजनेस होते हैं ना, जो नई कंपनीज होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जो है सिक्योरिटीज इशू करवाते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारी पुरानी कंपनीज, अगर उनको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी करोड़ों रुपया चाहिए होता है, इसलिए वो है प्राइमरी कैपिटल मार्केट को यूज करते हैं।
ये जो फंड्स होते हैं ये बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए भी काम में लिए जा सकते हैं। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्राइमरी कैपिटल मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में इसका जो सबसे एक जरूरी पार्ट है वो है इकोनॉमी में फंड्स को यूटिलाइज करवाना, कि जो पैसा है उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जिसको पैसा चाहिए उसको मिल जाए, जिसको इंटरेस्ट पे मनी अर्न करनी है उसको उसका तरीका मिल जाए। ये सब होता है इसमें। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में हम किस तरीके से न्यू ऑफरिंग्स करते हैं? सबसे पहले आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जहां तक है आईपीओ के बारे में आप सभी जानते होंगे, बट स्टिल हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आईपीओ जो होता है स्टॉक का फर्स्ट टाइम सेल होता है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा पब्लिक को। आईपीओ में मेनली जो इशूड होते हैं वो स्मॉलर होते हैं या फिर छोटी कंपनियां या फिर यंगर कंपनीज फंड्स के लिए करती हैं जिनको कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। कई बार बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी जो है आईपीओ इशू करवा देती है पब्लिक के लिए। जो आईपीओ होता है वो इशूअर को एक असिस्टेंस लगती है अंडरराइटिंग फर्म की। वो जो अंडरराइटिंग फर्म है उनकी मदद करती है कि किस तरीके से और किस समय पर कितने रुपए में सिक्योरिटी को इशू किया जाए। जब अंडरराइटिंग फर्म ये सब डिसाइड कर लेती है तो हमारा आईपीओ जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। फिर आते हैं प्रेफरेंशियल इशू, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। इसमें हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। तो प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? ये भी बिल्कुल शेयर्स की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक अवेलेबल होते हैं ना वो सिर्फ डेजिग्नेटेड बायर्स के लिए होते हैं। मतलब हम उन्हीं को बेचेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। ये बायर्स कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रमोटर्स हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। यहाँ पर जो आम जनता है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वो हमारे शेयर्स नहीं खरीद सकती। वन कुड कॉल इट अ होलसेल इक्विटी मार्केट। इसको एक इक्विटी मार्केट, होलसेल मार्केट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, जो छोटे छोटे मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं, उनको शेयर्स नहीं दिए जाते। सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं उन्हीं को शेयर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइट इशू। राइट इशू भी एक तरीके से आईपीओ का ही एक टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना ऑफरिंग, सेल्फ ऑफरिंग होती है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन होता है एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। जो राइट इशू होते हैं वो हमारे पुराने शेयर होल्डर्स को ही प्रिविलेज दी जाती है कि सबसे पहले हम जो अपना सामान है आपको ही देंगे। आप चाहे तो एक स्पेसिफिड नंबर ऑफ शेयर्स, जिसकी प्राइस लिमिट हमने फिक्स कर रखी है और टाइम भी फिक्स कर रखा है, आप तब तक उन्हें खरीद सकते हैं। अगर हाँ आप नहीं खरीद पाते हैं सारे, फिर जाकर के हम पब्लिक में ऑफर करेंगे, लेकिन पहला अधिकार आपको ही देंगे खरीदने का। ये होता है हमारा राइट इशू। फिर हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के बारे में। जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होती है ये उन सिक्योरिटीज में डील करती है जो कि पहले भी एक बार प्राइमरी मार्केट में खरीदी या बेची जा चुकी हैं। जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज को खरीदती या बेचती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये जो मार्केट होती है बहुत ज्यादा लिक्विड होती है, हाईली लिक्विड होती है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज होता है विद इन सेकंड्स एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर करनी होती है। तो यहाँ पे पैसा जो है बहुत ज्यादा हाईली लिक्विडेट होना चाहिए। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो होता है मेन फीचर है इस मार्केट का। जो भी होता है ना खुला खाता है, कुछ भी चीज हिडन नहीं है, कुछ भी चीज छुपाई नहीं जाती, हाई ट्रांसपेरेंसी है। इसका एक और बात है यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है जो हमारी सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पहले लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल करके ट्रेडिंग करते थे, लेकिन अब यहाँ पर चीजें बदल चुकी हैं, चीजें ऑनलाइन भी बहुत सारी हो चुकी हैं। ये जो मार्केट है स्टॉक एंड बॉन्ड के प्राइसेस जो होते हैं ना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर हमारा हाई है तो हमारे जो सिक्योरिटी के प्राइसेस हैं वो भी हाई होंगे, और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट लो है डिमांड की वजह से या सप्लाई की वजह से तो हमारे प्राइसेस के रेट भी लो होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक मनी मार्केट। मनी मार्केट को जो है शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी मार्केट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज हम खरीदते बेचते हैं वो 1 साल से कम के लिए या फिर 30 दिन से कम के लिए या उससे भी कम के लिए इशू की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो कर्जा लिया जाता है, जो पैसा लिया जाता है उधार पर, वो बहुत कम समय के लिए लिया जाता है। मनी मार्केट जो होती है जनरली सेफ होती है। बेशक ये लो रिटर्न्स देती है, इसमें हमें जो पैसा है वो कम कमाने को मिलता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मार्केट होती है टेम्परेरी कैश शॉर्टेज के लिए। अगर आपको पैसा चाहिए लेकिन कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए चाहिए तो आप मनी मार्केट यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। ठीक है, तो ये जो होता है ना गवर्नमेंट के लिए बहुत बेटर होता है और लार्ज इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बेटर होता है, तब जब उन्हें शॉर्ट टर्म कैश नीड है। ठीक है, लाइक किसी भी कंपनी को सपोज उनको 40 लाख रुपए चाहिए, लेकिन चाहिए सिर्फ 25 दिन के लिए, तो प्राइमरी मार्केट में जाने के लिए वो आईपीओ थोड़ी इशू करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मनी मार्केट यूज करते हैं कि 25 डेज के लिए मिल जाएगा, लो रिटर्न्स होंगे और हमारा काम भी मिल जाएगा।
इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी है, उसको भी यहाँ पे एक्सेस है मनी मार्केट के लिए, अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ही मनी मार्केट का यूज करें, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। तो मनी मार्केट के भी दो टाइप होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मेनली गवर्नमेंट बेस्ड होता है, जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए, या फिर हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, या कोई भी ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो इंडिया की बड़ी ही फेमस और डेवलपिंग कंट्रीज की फेमस मार्केट है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक नहीं जाते लोन लेने के लिए। हम सोचते हैं कौन इतने डॉक्यूमेंट अरेंज करेगा, कौन इतने चक्कर काटेगा, इतने झंझट में पड़ते नहीं है। या तो अपने रिश्तेदारों से ले लेते हैं या अपने दोस्तों से पैसे ले लेते हैं, या फिर इंडिया में एक बहुत फेमस टर्म है साहूकार या जागीरदार या जमींदार, इनसे हम उधार पे पैसा ले लेते हैं और बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट तक देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के झंझट में नहीं पड़ते। तो ये सब और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर आता है। तो अब हम मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि मनी मार्केट में किस किस तरीके से जो है पैसा उधार पे दिया जाता है, लोन दिया जाता है या लिया जाता है। कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म मनी और ट्रेजरेबल इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल मनी की। मनी बोरोड एंड लैंड ऑन डिमांड। जब हम डिमांड पर बहुत ही छोटे पीरियड के लिए पैसा बोरो करते हैं या देते हैं तो उसे हम कॉल मनी कहते हैं। यहाँ पर मनी जो है एक दिन से कम समय के लिए दी जाती है, लेकिन अगर अगले दिन कोई इंटरवेनिंग हॉलीडे लाइक नेशनल हॉलीडे आ गया है या फिर संडे आ गया है तो हम उसको एक्सक्लूड भी कर देते हैं। ठीक है, तो 2 डेज भी इसी पे काउंट होंगे। ये तो मनी का सिस्टम है। यहाँ पर पैसा जो है एक दिन के लिए लिया जाता है और अगले दिन वापस कर दिया जाता है। अगर हमने पैसा 14 डेज तक के लिए उधार पर लिया है तो उसे हम नोटिस मनी कहते हैं, और अगर हमने पैसा 14 डेज से ज्यादा के लिए उधार पे लिया तो उसे हम टर्म मनी कहते हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट था। यहाँ पर कोलेट्रल रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो घर गिरवी रखना पड़ेगा, कार लोन ले रहे हैं तो कार की ओनरशिप नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, लेकिन कॉल मनी में ऐसा कोई कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होती है। फिर आता है हमारा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन ये एक यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट होता है, एक तरीके से गवर्नमेंट का आईओयू होता है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट आपको वादा करती है कि आप हमारे ये जो ट्रेजरी बिल्स है खरीदिए, हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको आपका पैसा वापस कर देंगे, आप हमें हमारे बिल्स वापस कर देना। और ये जो टाइम होता है ये 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज का टाइम होता है। जो हमारे ट्रेजरी बिल होते हैं वो डिस्काउंट रेट पर इशू किए जाते हैं और मैच्योरिटी डेट खत्म होने के बाद, समय सीमा खत्म होने के बाद फेस वैल्यू पे पैसा वापस कर दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो है 100 रुपए का एक ट्रेजरी बिल था, गवर्नमेंट क्या करती है 90 रुपए पे उसे इशू कर देती है कि आप हमसे 90 रुपए में सामान खरीद लो, जब आप हमें हमारा सामान वापस करोगे हम आपको आपके पूरे 100 रुपए देंगे, 10 रुपए की आपकी कमाई हो जाएगी। जो रेट ऑफ डिस्काउंट होता है और जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस होता है वो एक ऑक्शन पे डिसाइड किया जाता है कि कितने डिस्काउंट पे करेंगे, 5 का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट या उससे ज्यादा। फिर आते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड है, ये सेफ कम होता है, ये एक प्रोमिसरी नोट होता है जो कि 1990 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स के लिए, कि अगर उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है, एक बड़ी कंपनी को कम समय के लिए पैसा चाहिए, अब वो एक ही तरीके से नहीं ले सकते उस पैसों को, तो उनके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो कमर्शियल पेपर एक अच्छा सोर्स है उनके जो नीड्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए। ठीक है, जो कमर्शियल पेपर होता है वो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो कि प्राइवेटली प्लेस किया जाता है। इन्वेस्टर और इशूअर आपस में डिसाइड करते हैं क्या डिस्काउंट रेट होगा, क्या फेस वैल्यू होगी, वो खुद ही नेगोशिएबल करते हैं। और ये जो सीपी होता है ये फुली नेगोशिएबल होता है इंस्ट्रूमेंट से लेकर डिलीवरी तक। सीपी की जो गाइडलाइंस होती है वो आरबीआई ही डिसाइड करती है और आरबीआई ही टाइम टू टाइम उन्हें बदलती भी है। बेशक अनसिक्योर्ड है लेकिन लीगल है और आरबीआई के अंडर आता है। जो एक कॉर्पोरेट है वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है, लेकिन उसकी जो बैलेंस शीट में ऑडिटेड नेटवर्थ है वो 4 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 4 करोड़ से कम है उसकी नेटवर्क बैलेंस शीट्स में तो वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकता। कमर्शियल पेपर के लिए इशू करने के लिए आपको क्रेडिट रेटिंग की जरूरत होती है। क्रेडिट रेटिंग किससे मिली होनी चाहिए? या तो आपको क्रेडिट रेटिंग आपको CRISIL से मिली होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेशनिंग एजेंसी से मिली होनी चाहिए, या फिर आपको क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड से मिली होनी चाहिए, या फिच से, या फिर किसी भी अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जिसने की आरबीआई से लीगल रूप में परमिशन ली हुई है ये काम करने की। ठीक है, जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होती है वो P2 होनी चाहिए CRISL के अंडर, या फिर किसी और एजेंसी की है तो P2 के बराबर की होनी चाहिए। जो कमर्शियल पेपर है वो भी मैच्योरिटी 7 दिन से कम की मैच्योरिटी के लिए और 1 साल तक
के मैच्योरिटी के इशू किए जा सकते हैं। ये 7 दिन से कम के लिए और 1 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं होते हैं। सीपी जो है 5 लाख के डेनोमिनेशन में करता है और एक इंसान 5 लाख से कम का कमर्शियल पेपर नहीं खरीद सकता। जैसे कि 5 लाख खरीदेगा, उसके बाद 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख। ऐसा नहीं है कि 3 लाख खरीद लिया, या 7 लाख का खरीद लिया, कि 13 लाख का खरीद लिया। 5 के मल्टीपल्स में चलता है, ठीक है। और जो शेड्यूल बैंक है ना, सिर्फ वही एक सीपी के इशुएंस पे काम कर सकता है। जो कमर्शियल पेपर है वो इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे, और फेस वैल्यू पे भी इशू किया जा सकता है। वो इशूअर पर डिपेंड करता है कि वो कितने रुपए पे उसे इशू करे। फिर आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके से सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, जिसका की फिक्स रेट ऑफ मनी है, कि यहाँ पर आप